कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भाई बहन। भाई बहन कहानी बंग महिला द्वारा ये रचित है। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1949 ईस्वी को हुई। बंग महिला के पिताजी बाबूराम प्रसन्न घोष जो मिर्जापुर के एक प्रतिष्ठित नागरिक या जार्डन कंपनी के अधिकारी थे। इनकी माता नीरद वासनी घोष एक विदुषी महिला थी। माता के संरक्षण में रहकर लेखिका का लालन पालन शिक्षा दीक्षा हुआ। बंग महिला नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। इन्होंने लेख, जीवनी, कहानियां आदि से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानियों में कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, भाई बहन, हृदय परीक्षा, मन की दृढ़ता। जीवनी साहित्य इन्होंने लिखा है स्त्रियों की शिक्षा, हमारे देश में स्त्रियों की दशा आदि। श्रीमती बंग महिला की यह रचना 1908 ईस्वी में बाल प्रभाकर खंड 3 अंक 1 में प्रकाशित हुई थी। इसमें स्वदेश प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं की ओर सरल शब्दों में विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि कहानी 1908 ईस्वी में लिखी गई है। 1908 में हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हमारा देश गुलाम था। भारत में एक समय जहाँ शिल्प उद्योग अपनी चरम पर था, यहाँ कुटीर उद्योग, शिल्प उद्योग काफ़ी विकसित था, लेकिन अंग्रेजों की जो है शोषणवादी नीति के कारण धीरे धीरे सारे शिल्प यहाँ के धराशायी होते गए। कहा गया है कि ढाका की मलमल इतनी जो है बारीक होती थी कि दिया सलाई के डिब्बे में वह विदेशों में निर्यात की जाती थी। तो ऐसी उन्नतशील हमारे उद्योगों को विदेशी हुकूमत जो है उसको ध्वस्त कर दी। लेखिका बहुत ही चिंतित हैं। लेखिका ये चाहती हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार हो, देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रचलन हो, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो इस जो है विषय पर लेखिका जो है ये प्रस्तुत कहानी भाई बहन के माध्यम से पाठकों को समझाना चाहती हैं। कहानी का आरंभ ये बनारस के ये नाटी इमली भरत मिलाप के मेले से होती है। तो कहानी में प्रमुख पात्र हैं बाबू जयराम दास, ये पिता की भूमिका में हैं। साहब जो है हरिराम, बाबू जयराम का बेटा। सुंदरदेई सुंदरिया ये बाबू जयराम की बेटी हैं। श्री राम जो है साहब और सुंदरदेई का बड़ा भाई है। तो बाबू जयराम दास जी अपने दोनों बेटा और बेटी, बेटा जो है साहब और बेटी सुंदरदेई को लेकर मेला देखने जाते हैं। साहब का यह वास्तविक नाम नहीं है। साहब गोरा था, सुंदर था, इसीलिए उसको लोग साहब बुलाते थे। और सुंदरिया जो है उसको लोग सुंदर कहते थे, जिसका नाम सुंदरदेई है या सुंदरिया कहकर पुकारते थे। लेखिका अपने कहानी में उसको सुंदर नाम से संबोधित किया है। तो दोनों बच्चे साहब और सुंदरिया मेले जा रहे हैं। अपने अपने पिता के ये अंगुलियों को पकड़े हुए, दोनों हाथों की अंगुलियां पकड़े हुए मेला जा रहे हैं और बहुत ही उत्साहित हैं। कोई भी बच्चा यदि मेले के नाम पर वह कितना उत्साहित होता है ये हम सबों को सर्वविदित है। तो ये दोनों बच्चे काफ़ी उत्साह मन से उमंग के साथ मेले में जा रहे हैं। और सुंदरिया जो है एक आने पैसे दी है, एक आने में 4 पैसे होते हैं। 4 पैसे लेकर बहुत ही उत्साहित है और वह
साहब से कहती है मैं अमुक लूँगी लूँगी, यानी 10 चीज़ों का नाम गिना डालती है, क्योंकि उसकी उम्र अभी मात्र 7 वर्ष की है और साहब की उम्र 11 साल है और वह सुंदर देवी से या सुंदरिया से थोड़ा सा होशियार है और वह कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास तो मात्र 4 पैसे हैं, 4 पैसे में कैसे सब इतना सारा तुम ले पाओगी, लेकिन मेरे पास तो ढेर सारे पैसे हैं, मैं अमुक अमुक चीज़ लूँगा। बहुत उत्साहपूर्वक जो है वह बहुत से नामों को गिना डालता है, लेकिन सुंदर देवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सुंदर देवी की माँ प्राय उससे कहा करती थी कि बेटी तुम भैया से छोटी हो, इसीलिए सब कुछ तुम्हें कमतर लेना है, यानी कम लेना है। यहाँ पर बेटा और बेटी दोनों में फर्क भी लेखिका जो है ये पाठकों के सामने रख रही हैं। पहले के ज़माने में बेटा और बेटियों में कुछ अंतर जरूर रखा जाता था, लेकिन आजकल के युग में अब ऐसा नहीं है। लेकिन पहले बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उनके खान पान पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेखिका इस एक वाक्य में ये भी पाठकों के सामने दर्शाने की कोशिश की है कि सुंदरिया की माँ उसे कहा करती थी कि तुम छोटी हो, भैया से तुम्हें कमतर लेना है, तुम्हें सब चीज़ में भैया से कम हिस्सा लेना चाहिए। माँ की ये बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी और उसे यह दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 पैसे में ही सब कुछ मोल ले सकती हूँ। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा ना हुआ। साहब का हौसला तो सुंदरिया को उसको चिढ़ाने में लगा हुआ था, लेकिन उसका हौसला पूरा नहीं हुआ। यह बात उसे कभी दुख नहीं देती थी। किसको? सुंदरिया को। वो निज अवस्था में संतुष्ट रहना और उसी के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है। अब ये साहब जब देखा कि सुंदरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अपने पिता से सुंदरिया की जो है ये मूर्खता को बताना चाहता है, लेकिन पिता उसकी बातों को समझ नहीं पाए और कहते हैं कि बेटा चलो पहले मेला देख लो और अंत में तुम्हें सारे खिलौने ले लेंगे। अब निराश होकर के साहब जो है वो मदरसे के मौलवी और ये निचली कक्षा के शिक्षकों की भांति जो है वह अब वर्णन करना शुरू किया। वह सुंदरिया से कहता है, सुंदरिया के 4 पैसे ले करके उसके हाथ पर एक एक पैसा रख करके कहा कि 1 2 3 4 केवल तुम 4 सामान ले सकती हो। और फिर अपने पैसे को एक एक करके रखता चला जा रहा है और बहुत ढेर सारे नामों को वो जो है गिनाते चला जा रहा है और कहता है कि मैं ढेर सारे मैं सामान को ले सकता हूँ। सुंदरिया बड़े निरीह भाव से कहती है कि भैया तो क्या तुम उसमें से मुझे थोड़ा भी नहीं दोगे? इससे जो है साहब लज्जित होता है और दोनों मेला देखकर सामान ले करके अपने घर चले जाते हैं। एक दिन शाम को बड़े भाई श्री राम वो दिए के उजाले में पढ़ रहे थे। सुंदरिया और साहब दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। सुंदरिया बड़े भाई की किताब को देखकर कहती है कि भैया साहब की किताब में तो सुंदर रेलगाड़ी है, आपकी किताब में वह रेलगाड़ी नहीं है। तब तक साहब कहता है कि ये जो है किताब में चित्र को रेलगाड़ी कहती है, मैं तुम्हें रेलगाड़ी दिखाता हूँ। और मेरे द्वारा लाए गए 5 आने की रेलगाड़ी ला करके दौड़ करके दिखाता है। सुंदरिया भी जो 1 पैसे में खिलौना लेकर आई थी, वह भी बड़े जो है उत्साह से ला करके खिलौने को बड़े भाई के सामने रखती है। दोनों अपने अपने खिलौने की प्रशंसा करते हैं। अंत में सुंदरिया निराश हो जाती है। बड़े भाई श्री राम सुंदरिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि साहब तो बड़ा मूर्ख है, ये अपना पैसा दूसरे देश
वालों को देकर आया है। इतने में साहब कहता है कि मैंने तो रामदीन बिसाती को ये पैसे दिए हैं, दूसरे देश को कैसे? तो साहब ये श्री राम जो है विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि तुमने तो खरीदा है रामदीन बिसाती से, रामदीन अपना पैसा वो जो है विदेश में जो कारीगर हैं, जर्मन के कारीगर हैं, उनको दे करके ये सामान खरीद करके लाया है। जर्मन के कारीगर तो मोटे ताजे हैं, माने बहुत ही संपन्न हैं, अच्छी हालत में हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं दीन हैं, हीन हैं, माने संपन्नता से काफ़ी दूर हैं। यदि 5 आने पैसे अपने देश के कारीगरों को मिला होता तो वो एक दिन का अच्छी तरह से भोजन कर सकते थे। और श्री राम कहते हैं अपने छोटे भाई सुंदर ये साहब को कि साहब तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम अपने नाम के अनुसार तुम बड़े ही जो है ये घमंडी हो गए हो। अब तुम्हें साहब नहीं, अब तुम्हारे असली नाम हरिराम के नाम से बुलाया जाएगा। और आगे समझाते हैं कि और तुम्हें 2-4 बातें मैं बताता हूँ। आज जो तुम रेलगाड़ी लाए हो वह 2-4 दिनों में टूट फूट करके इधर उधर बिखर जाएगी। ऐसे ही हमारे देश में छोटे छोटे सामान जैसे दिया सलाई, माचिस, सुई, तागा आदि के लिए लाखों रुपए विदेश में चले जाते हैं और हम यहाँ बड़े ही दीनहीन बने हुए हैं। और लेखिका जो है वो श्री राम के माध्यम से कहला रही हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से दीनहीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। ये अधम शब्द लेखिका ने प्रयोग किया है, इससे पता चलता है कि लेखिका के मन में कितनी टीस है। और वो जो है ये श्री राम के माध्यम से कहलाना चाहती हैं कि हम लोग अधम से अधम हो रहे हैं, पर तब भी चेत नहीं होता, क्योंकि हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, उनका उपयोग करते हैं। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं करते हैं। बयान देने के लिए तो काफ़ी करते हैं, उपदेश काफ़ी हम लोग देते हैं, लेकिन उसका जो है पालन 1/4 भी नहीं करते। यह बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती दशा को सुधारने में बहुत ही कम मनुष्य बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, श्री राम अपने भाइयों को, अपनी बहन को समझा रहे हैं कि आज तुम लड़के हो, कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे तो अपने हाथों से इस गिरे हुए देश की बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। यानी देश का हर बच्चा, हर नागरिक यदि सचेष्ट हो जाए तो हमारे देश को आगे बढ़ने में, समुन्नत होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो और सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पर पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो बचपन में जो अच्छी आदतें बच्चों में समाहित हो जाती हैं वह जीवन पर्यंत रहती हैं, बच्चे उसका जीवन पर्यंत पालन करते हैं। यदि तुम अभी से देसी चीज़ें काम में लाओगे तो मैं तुम्हें स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम दूंगा। तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम दूंगा। ये बड़े भाई श्री राम कह रहे हैं साहब और सुंदरदेई को। तो इस घटना से 20 साल बीत गए। अब जो है बाबू हरिराम शहर के नामी वकीलों में से गिने जाते हैं। यूँ तो शहर में अन्य भी पुराने बहुत वकील हैं, लेकिन बाबू हरिराम जो है वह स्वदेश प्रेम के कारण, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने के कारण इनकी बड़ी ख्याति है। इन्होंने अपने प्रयत्न से, अपने योगदान से मातृभंडार
की जो है उन्होंने स्थापना की, जिसमें विभिन्न तरह की चीज़ों को उन्होंने रखा है ताकि भिन्न भिन्न तरह के लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सब देसी वस्तुओं से वह मातृ भंडार भरा हुआ है। और इस तरह से बड़े भाई जो है श्री राम अपने छोटे भाई की जो है देशभक्ति स्वदेश को देकर आज बड़े ही गौरवान्वित हैं, बड़े ही जो है मुस्कुरा रहे हैं। और सुंदर देई जो कम उम्र में मात्र 11 वर्ष में एक जमींदार की पुत्र वधू बनती है, और सुंदर देई का पति वह भी बड़ा ही देशभक्त और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और अपने पति की सहधर्मिणी बन करके पति के पद चिन्हों में चल करके सुंदर देई उसका अनुसरण करती हैं। इस तरह से ये कहानी जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। तो लेखिका पाठकों के सामने, बच्चों के सामने इस कहानी से यह शिक्षा देती हैं कि हम सभी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बचत से ही बहुत बड़ी बचत होती है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में देने पर ही हमारे देश का समग्र विकास होगा। आज ही धन्यवाद।